अगर आप भी एक लॉ एस्पिरेंट हैं, अगर आपका सपना कंट्री के टॉप मोस्ट लीगल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने का है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट के जहन में होता है। सबसे पहला सवाल है कि क्या क्लैट आपका सपना हो सकता है या फिर आपका लक्ष्य। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन आपका सपना नहीं हो सकता। सपने टूट जाया करते हैं लेकिन लक्ष्य अचीव किए जाते हैं। तो क्लैट को आप एक लक्ष्य की तरह कंसीडर करिए और इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। क्लैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए दैट यू विल हैव टू पुट योर ऑनेस्ट एफर्ट्स। आप अपना 100% देंगे, रिजल्ट चाहे जो भी हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्लैट को स्टार्ट कैसे किया जाए। देखिए, हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को स्टार्ट करना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको इस बात का नॉलेज देंगे कि यहाँ पे एग्जामिनर की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पेपर्स का नेचर क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और पूरे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। जैसे शेर शिकार करने से पहले 4 कदम पीछे हटता है और उसके बाद 8 कदम आगे जाता है। तो जब वो 4 कदम पीछे जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि शेर ने अपने शिकार से अपनी नजर हटा ली है या शेर ने मैदान जंग को छोड़ दिया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि शेर पीछे जाकर के कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा है, वो असेसमेंट कर रहा है अपने प्री का। तो आप भी ऐसे ही करिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपनी प्रेपरेशन को बिगिन करिए। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी और उस स्ट्रेटजी, उस प्लानिंग का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल ये है कि क्लैट में ज्यादातर आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, उनके जहन में एक सवाल रहता है कि सबसे ज्यादा फोकस कहाँ किया जाए। देखिए, क्लैट में आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं। आपके पास करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है। इन 5 सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 5 सेक्शंस में से 2 मेजर सेक्शंस हैं करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग, जो आपके इमेंसली स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स पे अपनी डिपेंडेंस को बढ़ा दें, यहां पे ओवर डिपेंडेंस को क्रिएट कर दें और बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स पे आप अपनी डिपेंडेंस को कम कर दें, उनको इग्नोर कर दें? ये गलती कभी मत करिएगा। देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, बट यस, आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को, करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बनाना होगा। और अगर बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप ओवर एंड एवरेज परफॉर्म करते हैं तो भी आपको मेरिट में आने से कोई रोक नहीं सकता है। बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन दोनों एरियाज को इमेंसली स्ट्रांग बनाएं। आज से ही आप न्यूज़पेपर्स को अपना नया रिलीजन बना लीजिए। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपकी चॉइस हो और जो भी आपका कंफर्ट जोन हो, आप इन दोनों न्यूज़पेपर्स में से जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें उसको पढ़ना स्टार्ट करिए ऑन डेली बेसिस। आपको कोई कितना भी कहे कि न्यूज़पेपर्स मत करिए, न्यूज़पेपर्स को रीड मत करिए, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। न्यूज़पेपर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक रामबाण का काम करते हैं। ये सिर्फ ना आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएंगे, आपके रीडिंग स्किल्स को ये बढ़ाएंगे, आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे आपके फोकस को बढ़ाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेंगे और अल्टीमेटली ये आपकी मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं आपकी रैंकिंग में। सो डू नॉट फॉरगेट टू रीड न्यूज़पेपर्स। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब जनरली एक सवाल कैंडिडेट्स के जहन में होता है कि क्या उनको मॉक सॉल्व करने चाहिए। तो सवाल का जवाब है यस, लेकिन किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन का नहीं। आप पूरी कोशिश करिए कि कम से कम 2 अच्छे मॉक्स को आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। इससे आपका जो व्यू है वो बढ़ेगा। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख पाएंगे। तो मॉक्स का सॉल्व करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मॉक्स में आपके अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। आपने जनरली नोटिस किया होगा कि ज्यादातर कैंडिडेट्स मॉक्स में 70, 80 या 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आप इस बात को समझिए कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, 80 में से अगर आपके 80 पूरे सही भी हो जाएं, 100% भी अगर करेक्ट हो जाएं, तो आपको कोई बहुत बेहतर कॉलेज मिलने नहीं जा रहा है। आप 80 आउट ऑफ 80 ले आइए, तब भी क्या आपको कोई बेटर इंस्टीट्यूशन मिलेगा? द आंसर इज नो। और क्या ये रियलिस्टिक है कि आपके 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे या 70 आउट ऑफ 70 करेक्ट होंगे? द आंसर इज नो। जो भी कैंडिडेट्स जिनके मॉक का अटेम्प्ट लेस देन 85 और 90 है, इसका मतलब साफ है कि वो मैदान जंग में है ही नहीं।
वो बैटलफील्ड का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझा ही नहीं है कि जब तक कि आपके अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं होंगे और अगर आपकी एक्यूरेसी का लेवल अच्छा नहीं होगा तब तक कि आप इस एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाइए और अटेम्प्ट्स के साथ साथ में अपने एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इज दैट अंडरस्टूड दोस्तों? सो आप ये समझ गए होंगे कि आपके मॉक के अटेम्प्ट्स जो हैं वो हेल्दी होना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप एटलीस्ट 90-95 प्लस आप अटेम्प्ट करें और आपका एक्यूरेसी लेवल कम से कम 80% एंड अबव हो। अगर ऐसा है आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप अपने मॉक्स के स्कोर को नहीं बढ़ा रहे हैं और अगर अभी भी आप 50, 60, 70s में हैं तो आप मैदान जंग का हिस्सा नहीं हैं, आप जंग से बाहर हैं। आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आप बैटलफील्ड से बाहर हैं और आप कंपटीशन में शामिल हैं ही नहीं। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। आपने जनरली देखा होगा कि रिसोर्सेज को लेकर के कैंडिडेट्स के बीच में प्रश्न होता है कि वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मेरा जवाब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को हमेशा क्वालिटेटिव रखिए, क्वांटिटेटिव मत रखिए। आपने एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी देखी होगी कि जब भी कैंडिडेट्स एक दूसरे से मिलते हैं और वो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी दोस्त के रूम पे जाएंगे और अगर आप देखेंगे कि यार वो पॉलिटी पे 4 बुक्स से पढ़ाई कर रहा है, आपका ह्यूमन नेचर है, आप उन चारों बुक्स को लेकर के आ जाएंगे शांति से और वो पाइलअप होते चले जाएंगे। और आप ये बहुत बेहतर जानते हैं कि नोट्स पाइलअप हो रहे हैं और इसका कुछ होना नहीं है, ये किताबें धूल खाते रहेंगी और आप इन रिसोर्सेज को यूं ही कलेक्ट करते रहेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, रिसोर्सेज क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? तो क्वालिटेटिव रिसोर्सेज रखिए, रिसोर्सेज को मिनिमाइज करिए लेकिन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हों, गाइडेंस क्वालिटेटिव हो। अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित तौर पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, अपने टाइम को आप कम कर पाएंगे अपनी प्रेपरेशन के दौरान। तो रिसोर्सेज कम, एफर्ट्स ज़्यादा, क्वालिटी ज़्यादा, स्मार्ट वर्क ज़्यादा। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल है रूरल एरियाज के कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रूरल एरियाज में रहते हुए क्लैट एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं। उनके जहन में एक सवाल होता है कि सर क्या हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्या दिल्ली जाना चाहिए, क्या बिना दिल्ली और बिना भोपाल और बिना किसी बड़ी सिटी में जाए इस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करना, क्या ये पॉसिबल होगा? तो सवाल का जवाब है यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल जो है वो 3 चीजें प्ले करती हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज योर सेल्फ स्टडी, द राइट गाइडेंस एंड द राइट मटेरियल एंड द राइट स्ट्रेटजी। अगर आपके पास इन सब का कॉम्बिनेशन है और इन सब का सही एग्जीक्यूशन है तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आप इसको अपनी लिमिटेशन समझते हैं कि बिना इन बड़े शहरों में जाए आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे तो इट इज़ जस्ट अ मेंटल ब्लॉक। इस मेंटल ब्लॉक को निकाल दीजिए। ऑनलाइन भी आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन आप अपने घर पे बैठ करके इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अर्बन एरियाज़ में जाएँ। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास आपके पेरेंट्स जो हैं ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं तो आप फिर अर्बन एरियाज़ में जा करके वहाँ पे हॉस्टल्स में रह करके और इन बड़े इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करके या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपको फेथ है, जहाँ आपको लगता है कि अच्छे मेंटर्स अवेलेबल हैं, सही गाइडेंस और सही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ जा करके आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है दैट व्हाट शुड बी योर रूटीन। देखिए हर कैंडिडेट का अपना अलग पोटेंशियल होता है, मेंटली और फिजिकली दोनों अलग अलग क्षमताएं हर व्यक्ति की होती हैं। अब आप ऐसे समझिए कि क्या सबका रूटीन एक जैसा हो सकता है? तो सवाल का जवाब है नहीं। सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। आपको अपने लिए एक फेवरेबल रूटीन प्रिपेयर करना होगा। बस इस रूटीन के दौरान आप याद रखिए कि अगर आपने 4 से 5 घंटे की डेडिकेटेड अगर आपने स्टडी की है तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। 4 से 5 घंटे की डेडिकेटेड स्टडी मोर देन इनफ है इस एग्जामिनेशन के लिए। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको अपने रूटीन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को शामिल करना होगा। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटली फ्री रखिए, अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करके रखिए। अगर आपके पास मेंटल पीस है तो आपके पास सबसे बड़ी वेल्थ है दुनिया की और आप किसी भी एग्जामिनेशन पे फोकस कर पाएंगे और पूरी ताकत से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें, अपने आसपास का जो आपका सराउंडिंग है वो आप बेहतर रखें, आपके फ्रेंड सर्कल को आप बेहतरीन तरीके से मेंटेन करें,
प्लस आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, या फिर आप जो है वो वॉक करें, या फिर आप जो है वो अगर आप जिम जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, एक अच्छा लीडर वो है जो कि एक लायन और एक फॉक्स की तरह होता है। एक अच्छे लीडर में दो क्वालिटीज़ होती हैं, व्हेन टू बिहेव लाइक अ लायन एंड व्हेन टू बिहेव लाइक अ फॉक्स। ये दोनों आप में क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल एबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़, इन दोनों पे फोकस करिए। हर दिन कम से कम आधा घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस पे दीजिए, अपनी मेंटल फिटनेस पे दीजिए, और मेंटली एकदम शांत रहने की कोशिश करिए। राइट, याद रखिए, एग्जामिनेशन के दौरान हर किसी की लाइफ में अलग अलग किस्म के संघर्ष होते हैं, और बिना संघर्ष फेस किए कोई हीरो नहीं बनता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आपने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी होंगी, कोई भी स्टोरी में ऐसा नहीं हो सकता है कि हीरो ने संघर्ष को फेस ना किया हो। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग को हैंडल कैसे किया जाए और कैसे बैकलॉग को एड्रेस किया जाए। देखिए, आपने अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में क्लैट कंसोर्टियम ने पैटर्न को चेंज कर दिया है, और क्लैट करंट अफेयर्स में और लीगल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पैसेजेस आ रहे हैं, वो बेसिकली बेस्ड हैं रीसेंट टॉपिक्स पे। जैसे लीगल रीजनिंग में लेटेस्ट जो लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने नोटिस किया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट को सस्पेंड किया गया था तब जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था। तो इंटरनेट सस्पेंशन को लेकर के और उसके पूरे मैकेनिज्म को लेकर के आपके सामने एक सवाल आया था। तो सिमिलरली इस साल जैसे अभी प्रेजेंट में न्यूज़ में क्या है, रिलीजियस कॉन्वर्जेंस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट था कि रिलीजियस कॉन्वर्जेंस को अगर रोका नहीं गया तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिलीजियस कॉन्वर्जेंस जो है वो पास्ट कपल ऑफ ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। तो या तो आपके ये लीगल रीजनिंग में आ सकते हैं या फिर आपके करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। तो आप इस बात को साफ समझ लीजिए कि स्टैटिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। स्टैटिक से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी करने जा रहे हैं तो आप एक मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैटिक से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर आप लीगल रीजनिंग को देखें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी एरियाज से क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस पूरी तरह से करंट अफेयर्स डोमिनेंट है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, जितनी जल्दी आपने समझ लिया उतना बेहतर होगा, और इसका एविडेंस आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में मौजूद है। जाइए और जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपका एनालिसिस करेक्ट था या नहीं था। आप जाके चेक करें, करंट अफेयर्स डोमिनेंट पेपर हो चुका है पूरा। आपको फोकस करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स पे और लीगल करंट अफेयर्स पे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आपके सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, दैट व्हाट इफ़ यू फेल इन दिस एग्जामिनेशन। देखिए, क्लैट एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं उसके दो पहलू हैं। या तो आपको सफलता मिल सकती है या फिर आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। यहाँ फेलियर जैसा कोई प्रश्न नहीं है। तो अगर आप इसको फेलियर कंसीडर करते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी एज में आप सोच के देखिए, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट से या एक IIT एस्पिरेंट से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन एस्पिरेंट्स के पास में अपने एरियाज के सब्जेक्ट का तो नॉलेज है, लेकिन इनके पास में डे टू डे इवेंट्स का, नेशनल इवेंट्स का, इंटरनेशनल इवेंट्स का, जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है। वही नॉलेज आपके पास में है। इनफैक्ट अगर आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट से भी बात करेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस फील होगा दैट यस यू डिड समथिंग रियली गुड, और ये नॉलेज आपके फ्यूचर में काम में आएगा। और अगर आपका क्लैट में नहीं भी होता है तो अदर एग्जाम्स हैं लॉ के, जैसे आप चाहें तो एलिट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, ओलेट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, MHCT में अपीयर हो सकते हैं। तो मल्टीपल एग्जामिनेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। CUET में आप अपीयर होइए, और आपका मकसद है लॉ में अपना करियर बनाना। तो लॉ में करियर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्लैट के लिए ही रास्ता चुनें। देखिए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, चाहे आप बाय रोड जाएं या बाय ट्रेन जाएं या फिर आप बाय एयर जाएं। रास्ता आपको चुनना है, लेकिन मंजिल दिल्ली है आपकी। तो अगर आप लॉ में अपना करियर प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप लॉ में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो बस इतना समझ लीजिए कि क्लैट सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल है तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो फेलियर मत समझिए, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, और ये आपको फ्यूचर में काम में आएगा। नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाता है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जहां पे आप किसी व्यक्ति की लाइफ से ये सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने शॉर्टकमिंग्स को, अपने स्मॉल फेलियर्स को एक बड़े सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे सूटेबल एग्जांपल है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन किसी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन के फादर एक पोएट थे, और उनकी मॉम ने घर पे लोगों के
कपड़ों की सिलाई करके भी अपने घर की लाइवलीहुड को सस्टेन किया है। अमिताभ बच्चन की लाइफ की शुरू की 7 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप थी। उनकी पहली फिल्म थी 7 हिंदुस्तानी, जो कि सुपर फ्लॉप थी। 7 मूवीज लगातार सुपर फ्लॉप देने के बाद में उनको जंजीर मिली, और जंजीर मूवी ने उनके पूरे के पूरे करियर है उसको बदल के रख दिया। ये उनका सस्टेनेबल हार्डवर्क था। इनफैक्ट एक दौर था जब अमिताभ बच्चन इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे, उनको सफलता नहीं मिली। एक ऐसा भी दौर था जब अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी वॉइस को ट्राई किया था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज़ को ये कह करके मना कर दिया कि वॉइस फिट नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए। एक दिन वो भी आया जब ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ बच्चन से उनकी आवाज़ मांगी। एक दिन वो भी आया जब अमिताभ बच्चन ने हजारों लाखों आर्मी के सोल्जर्स को एनकरेज करने का काम किया और हजारों जवानों को एनकरेज करने का काम किया कि वो अपने डिफेंस को एक करियर की तरह बनाएं। लाइफ में नथिंग इज परमानेंट, नीदर योर हैप्पीनेस नॉर योर सॉरो। तो अगर लाइफ में कुछ परमानेंट है ही नहीं तो फिर इस बात की चिंता क्या करनी। अगर आज असफलता है तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। बस अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को फॉलो करते रहिए। अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो ये सिर्फ एक लेसन है, फेलियर नहीं। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।